जय हिंद। स्वागत है आप लोग का एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आशीष है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का एक सीरीज़ आपके लिए लेकर के आ रहे थे। तो उस सीरीज़ के क्रम में हमने 4 एप्लीकेशंस आपके बीच में ला के रखी थी। ठीक, आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए 5वां एप्लीकेशन आपके बीच में लेकर के आए हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि क्या है वो 5वां एप्लीकेशन, क्या नाम है उस 5वें एप्लीकेशन का। देखिए, एप्लीकेशन नंबर 5 हम यहां पर आपको आज कराएंगे। क्या नाम है उस एप्लीकेशन का, सबसे पहले नाम तय कर लेते हैं। ठीक है, तो नाम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के लिए। अब आपको लग रहा होगा सर यही तो एप्लीकेशन नंबर 4 भी थी। तो एप्लीकेशन नंबर 4 में कुछ चेंजेस थे, मैं बताता हूं। उसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, और हमने कहा था शेल का मतलब होता है हॉलो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी गिवन है, एप्लीकेशन नंबर 4 का, वहां पर जाकर के आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन आज हमने इसको स्फेरिकल शेल नहीं कहा है, हमने केवल एक स्फीयर कहा है। तो अगर किसी स्फीयर को हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। भाई, हमने आपसे कहा था कि हम 3 जगहों पर निकालने की कोशिश करेंगे। पहले आपको उस वीडियो में देख के समझ में आ गया होगा, हम आउटसाइड द स्फीयर निकालने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम एट द सरफेस निकालने की कोशिश करेंगे, एक एक करके निकाला जाएगा। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट में आ जाएंगे, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, लीजिए, ये 3 जगह पर हमें किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो हम यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेंगे इसके भी हम 2 पार्ट लेके चलेंगे। ये बहुत जरूरी है, यही मेन चीज है इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, यहां पर हम 2 तरीके के यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेंगे। पहला लेंगे नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, और इंसुलेटेड। ठीक, और दूसरा क्या लेंगे हम लोग? दूसरा लेंगे कंडक्टिंग, या यूं कह लो कि कंडक्टिंग बोला है तो मेटेलिक भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके के 2, ध्यान रखना का, इस एप्लीकेशन के हम 2 पार्ट करेंगे। एक में हम नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटेड स्फीयर को जब यूनिफॉर्म चार्ज दिया जाता है तब उसकी वजह से इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, एक तो ये करेंगे। दूसरी चीज, हम कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर अगर दिया जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर कितना आएगा, ये हम आपको 2 चीजें इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। बिल्कुल बढ़िया टॉपिक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ये मेटेलिक कंडक्टिंग वाला बहुत सरप्राइजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए, तो अभी हम जो ये 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे वो हम निकालेंगे एक नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटेड स्फीयर को ध्यान में रख करके। ठीक है, अभी हम फिलहाल कंडक्टिंग मेटेलिक वाले कंसेप्ट को बाहर छोड़ देते हैं, इसको वहां पर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, है ना। थोड़ा स्पेस बचाते हैं। हमारा ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कैसा है? ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, और हम मानते हैं कि ये इंसुलेटेड भी है। देखिए, इंसुलेटेड मानना बहुत जरूरी है ना भाई। हम वैसे तो अपने सेटअप को वैक्यूम में रख के करते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम मान लेते हैं कि ये इंसुलेटेड है। चलिए, तो इस इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से इन 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हमको निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो यहां पर बनाते हैं एक छोटा सा स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पूरे को हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर यहां पर एक पॉइंट P ले लो, स्मॉल r डिस्टेंस पर।
उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम इस पॉइंट में कैलकुलेट करनी है। चूंकि P जो है ना आपका P पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है, तो ऐसा कीजिए कि एक कंसेंट्रिक सर्कल बना दीजिए यहां पर, या यूं कह लीजिए वो कंसेंट्रिक स्फीयर होगा। ठीक, कारण क्या है कि जहां पर जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना होता है वहीं पर आपको गॉसियन सरफेस भी लेना होता है। तो गॉसियन सरफेस लेते हैं यहाँ पर, इसको आप थोड़ा डॉटेड कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आप ताकि कंफ्यूज ना हो कि एक्चुअल स्फीयर कौन सा है। एक्चुअल स्फीयर आपको वो दिख रहा है जो डार्क लाइन में लिखा हो, जिस पे प्लस 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 चार्ज हमने दिखा रखा है। ठीक है, लीजिए, ठीक है ना, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, ये लीजिए। तो भाई गॉसियन सरफेस में एक एरिया होगा, उस एरिया में एक डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन को हम आउटवर्ड लेते हैं, तो मैंने ये ds वेक्टर आउटवर्ड ले लिया। अब इससे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, है ना, लगातार इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो लगातार इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और वो इस गॉसियन सरफेस से होकर एंटर करके पास हो रही होंगी। तो इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन ले लेंगे आप, ये डायरेक्शन ले लेंगे आप। भाई ये तो कॉमन चीज है, ये हमने पिछले 5 एप्लीकेशंस में लगातार यही तो किया है। हमने उसका डिस्टेंस r ले लिया है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ले लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही ले ली है। तो चलिए, चूंकि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का 5वां पार्ट है तो गॉस थ्योरम अप्लाई जरूर करेंगे हम। तो हम आउटसाइड द स्फीयर जब जाते हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कहां पर, थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कहां है, P पॉइंट पर। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो अभी ऐसा करते हैं कि इसको सीधे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds कर सकते हैं क्या। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, लीजिए मैं इसको थोड़ा इलेबरेट भी कर लेता हूँ। ये लीजिए भाई, इसको E इंटू ds इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो ऐसे में जब यहाँ तुम थीटा को 0 पुट करोगे तो कॉस थीटा, ये कॉस 0 बन जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कॉस तो गायब हो गया और E बाहर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये E क्या दिखाता है, हम कई बार मेंशन कर चुके हैं, फिर मेंशन कर लेते हैं। क्लोज इंटीग्रल ds क्या दिखाता है, ये टोटल सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करता है। टोटल सरफेस एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर क्लोज इंटीग्रल ds के बदले हम क्या पुट कर देंगे, अपना टोटल सरफेस एरिया पुट कर देंगे, दैट इज 4 पाई r²। ये टोटल सरफेस एरिया किसका पुट किया आपने, इस स्फीयर का या बाहर वाले का। तो रेडियस ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि चूंकि यहाँ स्मॉल r लिया है तो ये जो बड़ा वाला आपने एक कंसेंट्रिक स्फीयर लेट किया था जिसपे गॉसियन सरफेस लिया था, दरअसल आप उसका एरिया यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। अब आपको पता ही है कि दूसरी इक्वेशन लानी पड़ेगी, तो कहाँ से आएगी, गॉस अंकल विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द इक्वेशन नंबर 2। भाई इस पूरे के पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, लेट दैट चार्ज भी q। मान लेते हैं स्मॉल q चार्ज इस पूरे स्फीयर पर हमने लेट कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो गॉस अंकल ने कहा जो टोटल चार्ज होगा, अगर तुम उस टोटल चार्ज का 1/ε0 कर देते हो तो वो आपको क्या दे देगा, फ्लक्स की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ठीक, तो ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। चलो आगे बढ़ें, हटा देते हैं इसको, ये लीजिए। ठीक है, अब हम दोनों ही फ्लक्स की वैल्यूज हैं तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू Q बाई ε0। बहुत बढ़िया, हमें तो E निकालना है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई ε0 Q बाई r²। अब यहां पर मैं फिर वो रिपीट कर दूं कि आपको ये देख करके लग रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला है ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, बट हम तो स्फीयर की वजह से निकाल रहे थे। तो ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला कहां से आ गया, आया तो नहीं, आया तो डिराइव करके। दरअसल हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब आप किसी स्फीयर से बाहर आउटर पॉइंट पर, मैंने एग्जांपल तब भी दिया था कि वहां पर एक स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, अब सॉलिड में भी चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम उसको दूर से देखेंगे, स्फीयर के बाहर के दूर के किसी पॉइंट से देखेंगे तो वो सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसा लगेगा जैसे पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो।
क्लियर हो गया? तो जब तुम बाहर से देखोगे तो ये पूरा का पूरा कैसा दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे पॉइंट चार्ज है, तो वो फॉर्मूला आ गया ना पॉइंट चार्ज का। तो हमने पिछली उसमें वीडियो में भी मेंशन किया था, अभी भी मेंशन कर लो, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द sphere, the sphere behaves like a point charge, like a point charge। अब पॉइंट चार्ज बोल दो, चाहे ये बोल दो कि बिहेव्स एज द होल चार्ज इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। बात देखिए, अब सेंटर पे पूरा चार्ज होगा तो भी वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज कहना भी वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपने इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, देखिए ये फार्मूला आ गया, क्लियर हो गया, ये फार्मूला आ गया भाई। लेकिन इस फार्मूले को हम इस्तेमाल तभी कर पाएंगे ना न्यूमेरिकल्स में, जब हमें चार्ज गिवन होगा और डिस्टेंस गिवन होगा। लेकिन अगर हमें चार्ज और डिस्टेंस ना गिवन हो, कुछ और चीज़ें गिवन हो, है ना, जैसे हमको रो की वैल्यू गिवन हो, हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन हो, हमको कैपिटल आर की वैल्यू गिवन हो, हमको स्मॉल आर की वैल्यू गिवन हो, अगर ये सारा का सारा डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, तब आप एक आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस फार्मूले से निकाल पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। तो फिर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालोगे आप? आओ दिखाते हैं, साथ बने रहिए लास्ट तक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। अब ध्यान से देखिए, चूंकि ये जो हमने स्फीयर लिया है ना, ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, यानी कि मैंने कहा था कि इसमें पूरा अंदर भी मेटल होगा। तो जब आप इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो वो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नहीं भाई, अगर मैं इसको पानी में डुबाऊंगा तो पानी जो है इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे एज द चार्ज इज distributed over the volume, so क्या करें, यूजिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम यूज कर लें, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, अब यहां से अगर आप थोड़ा सा मैं इधर की तरफ ले आता हूं, ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं यहां से Q का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो Q का क्या वैल्यू आ जाएगा, रो इंटू वी आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रो का तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम कितना होगा, ये स्फीयर का वॉल्यूम लेना है आपको। क्या वॉल्यूम लेंगे आप इसका, ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला निकल करके आ रहा है ये आगे चल करके हमें ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा। वॉल्यूम कितना लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो फाइनली क्यू कितना मिला, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला हम आगे चल करके फिर इस्तेमाल करने वाले हैं एक जगह। तो क्यू का ये फॉर्मूला आ गया। क्या हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं, इसको यहाँ पुट कर दें। जैसे ही हम इसको यहाँ पुट करेंगे, भाई इसलिए पुट करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरे वॉल्यूम में। तो आइए यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि फाइनल फार्मूला हमारे लिए क्या बनेगा। स्पेस बहुत कम हो जाता है, थोड़ी लंबी डेरिवेशन हो गई, तो चलिए पुट कर दिया हमने। तो ये हो गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के वैल्यू उसकी बदली वैल्यू पुट करो तो ये आ गया रो 4 पाई आर क्यूब। अपॉन में क्या आ जाएगा, एक आर स्क्वायर तो है ही वहाँ पर उसके साथ। अच्छा, साथ साथ में क्या आ जाएगा, नीचे 3 भी आ जाएगा एक। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कटा, आपका कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। तो फाइनली E का फॉर्मूला बचा रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 स्मॉल आर स्क्वायर। ये लीजिए, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला किसी आउटसाइड पॉइंट पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटेड स्फीयर की वजह से। E इज इक्वल टू रो आर क्यूब 3 आर स्क्वायर। अब चाहे आप इस फार्मूले को देखें और चाहे इस फार्मूले को देखें, दोनों फार्मूलों से एक इंफॉर्मेशन तो कंफर्म निकल करके आती है दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। बताइए, इतना क्लियर हुआ?
ये है फाइनल फार्मूला। ये भी फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, ये फार्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में तब कर सकते हैं व्हेन द चार्ज इज गिवन एंड द रेडियस इज गिवन। इसका फार्मूले का इस्तेमाल तब करोगे जब आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वैल्यू, फिर जिस स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूशन किया उसका रेडियस, और कितनी दूर उस स्फीयर से कितनी दूर पॉइंट पी है, वो सारी वैल्यूज गिवन होंगी। तो आप इस फार्मूले को यहाँ से कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे। लीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट छूट रहा है, जरा इसको भी ले लेते हैं। देखिए ये एप्सिलॉन नॉट छूट गया, तो ये लीजिए फाइनल फार्मूला, रो आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट फार्मूला बनेगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो और लिख लीजिएगा आप, बट ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। एक फार्मूला ये रहा हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इससे तो आप फैमिलियर हैं, इसको तो आप जानते हैं। और दूसरा और नया फार्मूला जो निकल करके आया वो ये रहा, ये देखिए। दोनों फार्मूले में एक चीज़ कॉमन है कि ये भी बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज 1/r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये भी यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलें बढ़े आगे। कहाँ चलें? इनसाइड, सॉरी अभी इनसाइड कहाँ चलेंगे, अभी तो हम सरफेस पर आएंगे। अगर हम सरफेस पर निकालना चाहें, इसके सरफेस पर निकालना चाहें तो क्या मामला बनेगा, आओ दिखाते हैं। हटा दें इसको, एक बार देख लीजिए पूरा। चले, चलो इस पूरे को यहां से साफ कर देते हैं। आउटसाइड के बजाय इनसाइड ले लेंगे, 1 के बजाय 2 ले लेंगे, तो इसको भी हटाओ यहां से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा साफ सफाई जरूरी हो गई। अब लीजिए, ये है मेरा वो स्फीयर, इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। बाकी आप डायग्राम को पहले से ही पहचानते हैं, इसको हटा दीजिए। ये लीजिए, चार्ज कितना दे रखा है, स्मॉल क्यू। किसको दे रखा है, स्फीयर को। कैसा स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है और इंसुलेटेड है। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सेकेंड पॉइंट पर। क्या नाम है सेकेंड पॉइंट का, एट द सरफेस, एट द सरफेस, एट द सरफेस। चलिए सरफेस पर अगर आप आ जाएंगे तो फॉर्मूला होता था 1/4πε0q/r²। अब चूंकि यहां पर जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई अब पॉइंट P कहां है, ये रहा। गॉसियन सरफेस कहां है, ये रहा। एरिया वेक्टर कहां होगा, बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, बाहर। तो कहानी तो अभी भी सब वही है। तो बाकायदा प्रॉपर वो फिर गॉस का रूल लगाने के बाद, फिर फ्लक्स लगाने के बाद, इक्वेशन 1 2 बनाने के बाद, फिर इसको रिप्लेस करके लाने के बजाय हम यहां डायरेक्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं रिप्लेसिंग स्मॉल r बाई कैपिटल R। सो फॉर्मूला क्या बना, यहां लिख लीजिएगा सरफेस। ठीक है, 1/4πε0q/R²। लेकिन एक बात बताओ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी भी हो रखा है ना पूरे स्फीयर पर। कहां पर, वॉल्यूम पर। तो क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अभी भी प्ले में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल वॉल्यूम, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल वॉल्यूम। ठीक, चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। चलिए यहां से जरा मुझे फटाफट निकालने दीजिए क्यू का वैल्यू, जो कि रो इनटू वी आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और समय दीजिए, यहां से हम तुरंत एक और वैल्यू निकाल लेंगे, 4/3πr³। ये तो पहचान ही गए होगे ना, अभी तो थोड़ी देर पहले यही तो किया था हमने। भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर पर हुआ है, तो हमने तब भी यहाँ पर कैपिटल R लिया था। चार्ज अभी भी इसी पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो अभी वही ले लेते हैं। लेकिन हाँ, अब हम Q का वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करना चाहेंगे, इस इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे। चलो भैया तुम फिर बीच में आ गए, कोई बात नहीं, चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं। इधर आओ, इसको उठाओ, इसको इधर ला के रखो। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कहाँ रहे हैं, सरफेस पर। ठीक है, 1/4πε0 आ रहा है। Q का वैल्यू पुट करने के लिए कह रहा हूं, तो यहां पर ऑलरेडी एक कैपिटल R² है, तो रहने दो, ये 3 चला जाएगा नीचे उसी के पास, और 4πr³ को भाई साहब को रो
4 पाई आर क्यूब, इसको भेज दो ऊपर। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, बहुत छोटा लिख दिया मैंने। चलिए आर क्यूब से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो बचा क्या? बचा क्या? ऊपर बचा रो, एक बचा आर, डिनोमिनेटर में क्या बचा? 3 एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। जैसे आपके पास आउटसाइड द सरफेस दो फॉर्मूले थे, वैसे ही यहां पर भी 2 फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देखेंगे आप, ये देखिए, ये यहां पर भी 2 फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं। सरफेस का फॉर्मूला ये भी ले सकते हैं, सरफेस का फॉर्मूला हम वो भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, देन यू विल फाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना आर के उसमें, ये किस कंडीशन में आ गई? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चली आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लगातार इंक्रीज करती चली जाएगी, लगातार वो इंक्रीज करती चली जाएगी। तो क्या है, ये दोनों ही फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हैं किसी भी नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के सरफेस पर। इसका ध्यान रखेंगे आप। ये जो है, ये ग्राफ में बाद में दिक्कत करेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। तो ठीक है, ये था आपका सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। ठीक है, आइए जब आगे चलेंगे तो आगे का अगला पॉइंट क्या होगा? भाई हमने 3 पॉइंट कहे थे ना, एक आउटसाइड था, एक सरफेस पे था और एक इनसाइड, है ना। हम मतलब कहने का मतलब हम कॉन्स्टेंटली अंदर की तरफ आ रहे हैं। पहले बाहर थे, फिर सरफेस पे आ गए, तो अब अंदर आएंगे। अंदर आने का मतलब हम सेंटर की बात नहीं कर रहे। अंदर का मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इधर भी, कहीं भी, लेकिन सेंटर नहीं, सेंटर नहीं। ठीक है, चले एक बार देख लें पूरे फॉर्मूले को। ठीक लग रहा है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम निकालेंगे तीसरा पॉइंट। ध्यान रखेंगे, अभी तक हम ये जो भी तीनों पॉइंट निकाल रहे हैं वो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं। अभी हमने मेटालिक वाला स्टार्ट नहीं किया, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए है। तो नॉन कंडक्टिंग के केस में चल रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। तो ये जो भी दोनों फॉर्मूले आपने अभी तक देखे हैं, ये नॉन कंडक्टिंग के केस के ही फॉर्मूले हैं। अब हम आ गए फाइनली कहां पर? तीसरे पॉइंट पर। और तीसरा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर। थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिएगा अगर आप पूरी वीडियो में बने हुए हमारे साथ तो, ठीक है। मैं यहां पर सेम वही स्फीयर ले रहा हूं जो मैंने पहले लिया था, यानी कि पहले मतलब कि अभी इन दोनों कंडीशंस में ना, ठीक। इसका जो रेडियस था आप जानते हो कि उसको कैपिटल आर लिया गया था। अब हम अंदर आ गए हैं इस पॉइंट पर, इस जगह पर आ गए। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां हुआ है? प्लस क्यू ओवर द होल वॉल्यूम हुआ है, पूरे वॉल्यूम में ना, मतलब अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान रखेंगे, होल वॉल्यूम का मतलब ये प्लस चार्ज मैंने दिखा तो सरफेस पर रखा है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट पूरे चार्ज पर हो, पूरे के पूरे सरफेस पर हो रखा है। हम चले आए यहां पर, यहां पर। अब यहां पर अगर आप चले आए तो फिर इसका रेडियस लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है, क्या स्मॉल आर मान ले? स्मॉल आर तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेट दैट बी r1। इसका रेडियस r1 मान लेते हैं। भाई मानने में क्या बुराई है, मान तो सकते ही हैं। अब फिर क्या होगा? इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो गॉसियन सरफेस लेने के लिए यू हैव टू मेक अ कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे सर्कल जैसा दिख रहा है, बस ऐसा मान लो, पूरा सर्कल तो नहीं है, ठीक है। लीजिए, ये कोशिश कर लेते हैं, ये लीजिए, ये है हमारा वो कंसेंट्रिक सर्कल कह लो, स्फीयर कह लो, कुछ भी कह लो। दिख तो सर्कल रहा है पर होता स्फीयर है दरअसल ये, ठीक है। सो अब देखिए यहां पर गॉसियन सरफेस आप लेंगे, ध्यान दीजिएगा, मजा आने वाला है इस जगह पर। यहां पर आप गॉसियन सरफेस लेने वाले हैं, तो फिर पुरानी कहानी रिपीट होती है कि इस जगह पे ds वेक्टर बाहर होगा, p पॉइंट हटाओ यहां से, ये बाहर होगा। तो फिर वही फ्लक्स का फॉर्मूला, भाई फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां से। आप बताइए जरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? अच्छा, अब आप कहेंगे सर पिछले वाले बीच वाले में तो आपने फ्लक्स नहीं यूज किया, डायरेक्ट चेंज कर लिया, इस बार क्यों चेंज कर रहे हैं? भाई जब हमने सेकंड पॉइंट कहा, हमने कहा जो फर्स्ट पॉइंट का फॉर्मूला था उसी में स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर लो, तो दिक्कत नहीं हुई। इस बार क्यों कर रहे हैं? आपने ध्यान दिया क्या, जब मैंने यहां का पॉइंट लिया तब भी सरफेस पर चार्ज उतना ही था,
जब मैं सरफेस पे आया तब भी चार्ज Q था, लेकिन जब इसके अंदर आप चले आएंगे, P पॉइंट पर चले आएंगे, तो क्या तब भी आप पे चार्ज उतना ही रहेगा? नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब आप फ्लक्स निकालेंगे उस चार्ज की वजह से जो इसके अंदर इनक्लोज हो गया। ये चार्ज छूट गया आपसे, ये चार्ज आपका छूट चुका है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अब जो तीसरा पॉइंट निकालने जा रहे हैं, इनसाइड द स्फीयर, इस कंडीशन में चार्ज का वैल्यू बदल गया है। जब बाहर थे तब भी क्या स्मॉल q चार्ज लिया था, सरफेस पर आए तब भी उतना चार्ज था। भाई इमेजिन कीजिए, जब आप इस जगह पर चले आए तो आपके अंदर से कौन सा चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजेगा? यही वाला ना जिसको आपने पैक कर रखा है। जो बाहर रह गया वो आपके अंदर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भेजेगा? यहाँ पर जो चार्ज है वो इसके अंदर थोड़ी भेजेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो तो बाहर आउटवर्ड भेजेगा ना। अब ये मत कहिएगा कि अंदर क्यों नहीं भेजेगा, हम पिछली वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं, वो बाहर भेजेगा। तो इस एरिया से जो फ्लक्स पास करेगा, उस फ्लक्स को पास कराने के लिए या फिर उस फ्लक्स में कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा? वो चार्ज जो इस छोटे वाले स्फीयर ने अपने अंदर पैक करके रखा है। तो चार्ज का वैल्यू बदल गया तो फ्लक्स का वैल्यू भी बदलेगा। इसका मतलब हम पिछला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस इंटू कॉस 0, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E को बाहर ले आओ, क्लोज इंटीग्रल ds कर दो, इसको बाहर कर दो, E इंटू, अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds जब आप करोगे तो ds का मतलब अब यहाँ पर एरिया कौन सा लोगे? भाई पिछली बार तो तुमने एरिया कौन सा ले लिया था? इस पूरे का। उसके बाद बड़े वाले का, तो इस बार भी किसका लोगे? इसका लोगे ना। तो E इंटू 4πr1² कर लेता हूँ इसको। भाई जिस जगह पे गॉसियन सरफेस लोगे उसी का तो एरिया लोगे ना, तो 4πr1² ले लिया। जब इसको लिया था तो 4π कैपिटल R² ले लिया था, जब उसको लिया था तो 4π स्मॉल r ले लिया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं R1 ले रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आपको यहाँ R ही मिलेगा। मैं कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन सा R है, सर इसको भी आपने R ले लिया, उसको भी ले लिया। देखो लेट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंस बनाने के लिए इसको R1 ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाय गॉस थ्योरम। अब यहां से मामला बदलेगा। देखो गॉस थ्योरम, देखो अभी तक तो तुम सीधे Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया करते थे, लेकिन इस बार मैं यहां Q नहीं लिखूंगा। मैं देखो इसने जो चार्ज स्टोर किया है अपने अंदर, उसे कितना मान लो? Q डैश मान लो। Q तो नहीं होगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो डिक्रीज हो गया होगा ना, चार्ज कम हो गया होगा ना। पूरे पर जितना चार्ज है उसके रिस्पेक्टिव में अगर इसकी बात करूं तो चार्ज कम हुआ है ना, चार्ज कम हुआ है ना। कितना हो गया चार्ज? लेट दैट चार्ज बी Q। यहां पर मेंशन कर लीजिएगा, चार्ज इनक्लोज्ड बी Q डैश, चार्ज इनक्लोज्ड बी Q डैश। तो ये लीजिए, अब इन दोनों को जरा इक्वेट कीजिए, तो यहां से क्या मिलेगा? देखिए E इंटू 4πr1² इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर वही बात कि यहां से आप Q डैश का वैल्यू निकालना चाहेंगे। भाई Q डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि चार्ज अभी भी किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल वॉल्यूम। तो चलिए, चार्ज कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसको हटा देते हैं। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल वॉल्यूम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने पूरा चार्ज तो लिया ही नहीं है ना, हमने तो केवल Q डैश लिया है, उसका एक पार्ट लिया है कोई। तो पार्ट लिया हो या कुछ भी लिया हो, अब बात समझिए यहां से, भले ही आपने चार्ज का छोटा पार्ट लिया है, पूरा नहीं चार्ज लिया, लेकिन इसमें चार्ज की डेंसिटी क्या अलग होगी? या जितनी इस पर चार्ज की डेंसिटी थी उतनी ही होगी। भाई एक तालाब में कूद गए, अब आपने कहा सर तालाब के पानी की डेंसिटी इतनी है, तो जब मैं तालाब में से एक बाल्टी पानी भर के लाऊंगा तो उस पानी की डेंसिटी भी तो तालाब के पानी की डेंसिटी के बराबर ही तो होगी। अगर आप कहते हैं कि इस पूरे स्फीयर पर जो चार्ज की डेंसिटी है वो रो है, तो इस छोटे से स्फीयर पे चार्ज की डेंसिटी क्या बदल दोगे? नहीं बदल सकते, अभी भी चार्ज की डेंसिटी रो ही रहने वाली है। बस इतना फर्क पड़ जाएगा कि इस बार जो रो है वो Q नहीं, बल्कि वो वहां पर Q डैश के साथ प्ले में आ जाएगा। किसके साथ? Q डैश के साथ प्ले में आ जाएगा, यानी हमको यहां पर इस बार Q डैश इन्वॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखिए फॉर्मूला बनाना चाहें, एक मिनट देख लीजिए यहां पर, ये यहां से फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये आ गया। देखिए फॉर्मूला तो आ चुका है, 1/4πε0 Q बाई
R1 स्क्वायर। ये देखिए ये फॉर्मूला तो आ चुका है, लेकिन हम वही है ना कि यहाँ Q का वैल्यू पुट करना चाहते हैं, हम वो वाला फॉर्मूला निकालना चाहते हैं जो हमने किस कंडीशन में निकाला था, Q डैश वाली कंडीशन में निकालना चाहा था। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, Q इसका वैल्यू है ना 4/3 पाई आर क्यूब। भाई अगर हम पूरे सरफेस कर लें, पूरे स्फीयर कर लें तो यही फॉर्मूला बनता है, पूरे कर लें। भाई डेंसिटी तो सेम है ना, बात को समझिए, डेंसिटी तो सेम है ना, तो कायदे के हिसाब से रो का वैल्यू ये होना चाहिए था। लेकिन इस बार रो का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, चार्ज तो Q डैश रहेगा, 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा ये। भाई समझिएगा ये डेंसिटी तो बराबर रहेगा ना। अब डेंसिटी सेम रहेगा तो यहाँ पर टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम ले लिया, यहाँ पर हमने छोटा चार्ज अपॉन छोटा वॉल्यूम ले लिया, तो जो रेशियो ये है वही तो रेशियो ये है। अब देखिए ये भी रो का वैल्यू, ये भी रो का वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। बात को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और बिल्कुल कोई ऐसी नई चीज़ नहीं की जा रही है जो आपकी समझ से बाहर चली जाए, लेकिन थोड़ा सा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। पर 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई चला गया। Q डैश का वैल्यू यहाँ से निकालना जरूरी है, Q डैश का वैल्यू यहाँ से हम निकालना चाहेंगे कि Q डैश की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम हटाते हैं यहाँ से, लीजिए यहाँ आ जाएगी ज़रा। ठीक है, Q डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से ये Q रहने दीजिए, आर क्यूब को ऊपर भेज दीजिए, अपॉन का आर क्यूब नीचे लेके चले। लीजिए Q डैश का वैल्यू निकाल दिया, यानी कि हमने ये वो चार्ज निकाल दिया जो चार्ज आपके इस छोटे से स्फीयर ने अपने अंदर इनक्लोज कर रखा था। क्लियर हो गया। अब आप इसको उठाइए, उठाने के बाद ले जा करके कहाँ पुट कर दीजिए, इसको उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो आपने स्फीयर के लिए निकाली थी। किसके लिए, जो आपने स्फीयर के लिए कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली थी, वहां पर जाकर के इसकी वैल्यू को डाल दीजिए। यानी कि ये देखिए निकाल रखी है आपने वैल्यू यहाँ पर, ये Q डैश है सॉरी, यहाँ पर इसको उठा लीजिए, Q डैश की वैल्यू को यहाँ लाके डाल दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q डैश के वैल्यू आप ये वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, Q आर क्यूब अपॉन ये R1 स्क्वायर है। अच्छा मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने यहाँ पर इसको R1 लिखा है, यहाँ लिखना भूल गया मैं, ये ध्यान रखिएगा, ये R1 है, ये R1 यहाँ पर स्क्वायर है, ऊपर क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अच्छा वैल्यू लाके पुट की तो नीचे यहाँ पर आपको एक आर क्यूब भी देना पड़ेगा। क्या किया, ध्यान से फिर समझ लीजिए। भाई जब हम लोगों ने छोटा वाला स्फीयर लिया तो छोटे वाले स्फीयर पे छोटा चार्ज होगा, कितना छोटा होगा, उसकी वैल्यू कितनी है नहीं मालूम ना आपको, तो हम वो Q डैश तभी तो निकाल रहे हैं कि वो असल में जो हम Q डैश ले रहे हैं उस पर वो चार्ज एक्चुअली है कितना, पूरा तो नहीं है, खत्म भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि जीरो है, कुछ तो वैल्यू होगी। तो सब कुछ हम करते चले गए, ये फॉर्मूला है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि Q डैश का वैल्यू हमको मालूम ही नहीं है कि Q डैश कितना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास रो का ऑलरेडी एक फॉर्मूला था, रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। भाई देखिए डेंसिटी तो चाहे तुम पूरा स्फीयर लो, ये डेंसिटी का केस समझो, पूरे स्फीयर पर जिस डेंसिटी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसी डेंसिटी में चार्ज इस छोटे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि चार्ज डेंसिटी बड़े स्फीयर की और चार्ज डेंसिटी छोटे स्फीयर की बराबर होगी। बड़े स्फीयर की चार्ज डेंसिटी ये निकाल ली, छोटे वाले की चार्ज डेंसिटी ये निकाल ली, दोनों ही डेंसिटीज बराबर हैं तो इक्वल रखा, जो कटा वटा काटा, यहाँ से ये आ गया Q डैश का वैल्यू। ये बता रहा है कि जो इस पे चार्ज है ना Q डैश, दरअसल वो पुराने वाले यानी टोटल चार्ज का R1 क्यूब अपॉन आर क्यूब टाइम्स है। तो ये यहाँ से किसकी Q डैश की वैल्यू आ गई। अब इस Q डैश को उठा करके यहाँ ला के डालिए, देखिए इस इक्वेशन में ये डाल दिया मैंने। कुछ कट रहा है, काट दीजिए, काट गया तो बचा जो लिख दीजिए, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी ध्यान रखेंगे पूरा नहीं हुआ डेरिवेशन, ये R1 क्यूब अपॉन आर क्यूब पुट कर लेते हैं, बचा क्या भाई, ये तो बचा, देखो ना ये इससे कटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यूब और ऊपर R1 बच गया। थोड़ी देर के पहले मैंने यहाँ पर, अगर आप रिवाइंड करके पीछे जाके देखें तो मैंने यहाँ पर एक Q का वैल्यू लिखा था, Q का मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा था, मैंने कहा था भाई ये वैल्यू जो है वो आगे हमारे काम आएगी। और वो वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू यहाँ से निकाली गई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो वो वैल्यू ये निकाली थी मैंने, देखिए यहाँ से। भाई यहाँ से अगर हम Q का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो आ जाएगा ना। इसी वैल्यू को लाके यहाँ डाल दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3
पाई आर क्यूब रो इंटू R1 क्यूब अपॉन R1 क्यूब आएगा नहीं यार, R1 क्यूब क्यों आएगा, सिर्फ R1 तो आएगा, सिर्फ R1 आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि R1 क्यूब से R1 स्क्वायर कट चुका था। अपॉन में क्या आ जाएगा 3 और R क्यूब, तो R क्यूब से R क्यूब तो कटा, 4 पाई से 4 पाई काट दीजिए, जो बचा वो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, अगर आप बुरा ना माने तो, जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ा देख सकते हैं आप, ये लीजिए, जो बचा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर से बचा रो R1, ठीक है, R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो हमने अभी सेकेंड पार्ट में निकाला था, बस यहां पर क्या आया था उस समय, कैपिटल R आ रहा था, क्योंकि वो उसका रेडियस था, इसका रेडियस R1 था, तो इसके लिए R1 आ गया। इतना क्लियर हो गया, यानी यहां से भी ये बात तो क्लियर हो गई कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया। ये है आपके पास इनसाइड द स्फीयर चार्ज निकालने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की पूरी कंप्लीट डिटेल। भाई सिंपल सी चीज है, हमने फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया तो ये इक्वेशन बनाई, गॉस थ्योरम लगाते तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने क्यू डैश क्यों किया, क्योंकि भैया जी इस बार जो छोटा वाला स्फीयर लिया है उस पर क्यू चार्ज नहीं हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, क्यू चार्ज तो बड़े स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट था, हमने बड़े स्फीयर का छोटा सा पार्ट लिया, तो उस पर थोड़ा ही तो चार्ज मिलेगा। कितना होगा वो चार्ज, मान लिया कि वो क्यू डैश है, तो क्यू डैश का हमने क्या कर दिया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, तो इससे हमें नया वाला फ्लक्स मिला, दोनों को इक्वल रखा, ये आ गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि सर ये क्यू डैश जो चार्ज आपने लिया है असल में इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम चले गए कहां पर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास। अब भैया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग हुआ होगा, तो डेंसिटी मैंने एग्जांपल दिया, अगर एक तालाब की बात करूँ, एक तालाब में जो पानी है उसकी जो डेंसिटी है, अगर मैं उस तालाब में से एक बाल्टी पानी निकाल के ले आऊँ तो उस बाल्टी के पानी की और उस तालाब की डेंसिटी बराबर ही तो होगी। कहने का मतलब है अगर इस बड़े स्फीयर की डेंसिटी ये थी तो छोटे वाले की डेंसिटी तो उतनी ही रहेगी ना, केवल चार्ज वार्ज की वैल्यू बदल जाएगी। इस पे क्यू था तो इस पे क्यू डैश ले लिया, इसका रेडियस R था तो यहाँ पे हमने R1 क्यूब ले लिया। भाई हो सकता है आपको R1 में कन्फ्यूजन हो तो आप इसको केवल R ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसको आप केवल R ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप इसको समझ जाएं बस कि हमने जो ये रेडियस R लिया है, दरअसल ये रेडियस जो है ये लीजिए R मैंने वहाँ हटा दिया, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात तो स्मॉल r की है बस खाली। तो यहाँ से चूंकि ये भी डेंसिटी है ये भी डेंसिटी है और दोनों एक ही सरफेस की हैं, तो हमने दोनों को इक्वल रखा। जो कटा वटा उसमें से क्यू डैश निकला तो पता लगा कि जो क्यू डैश हम ले रहे थे वहाँ पर, दरअसल वो क्यू डैश टोटल चार्ज का R क्यूब अपॉन इस कैपिटल R क्यूब टाइम्स है। ये देखिए, फिर हमने क्या किया, उठाया इस क्यू डैश की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दिया, इस इक्वेशन में डाला तो ये कंडीशन ये रही, सिंप्लीफाई करके ये बचा। यही फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला आप वो देख ही रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है, इस फॉर्मूले में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि क्यू डैश कितना है, मतलब इस छोटे से स्फीयर पे चार्ज कितना इनक्लोज हुआ है। कंफ्यूजन हो रहा था, चार्ज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, हमने कहा हटाई दो उसको, हम ये फॉर्मूला ले आए, हमने कहा लो चार्ज तुम दो या ना दो हमें मतलब ही नहीं है, हम अपना इससे निकाल लेंगे, हम अपना इस कंडीशन से निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये तो थी डिटेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 पॉइंट्स पर, आउटसाइड, फिर सरफेस, फिर इनसाइड। ये जो ध्यान रखना, अगर आपके पास एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो मुझे इतना लगता है कि वो इनसाइड जरूर पूछेंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा दिमागदार लगाने वाली चीज है। ठीक है, क्योंकि चार्ज यहाँ बदलेगा और बच्चा जल्दबाजी में क्यू 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 करता चला जाएगा, दिक्कत कर देगा। देखो अगर आप क्यू 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 भी ले लोगे ना तो फॉर्मूला वही आने वाला है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन करने का तरीका गलत माना जाएगा, इसलिए ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, फॉर्मूला वही रहने वाला है। तो ये तो था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 3 अलग अलग पॉइंट्स पर ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से। अब हम चलने वाले हैं इसके तीनों फॉर्मूले को एक साथ लिख करके ये देखना चाहते हैं कि भाई ये R पे डिपेंडेंसी कैसे चेंज हो रही है। भाई आउटसाइड क्या था, सरफेस पे क्या हो गया, इनसाइड क्या हो गया, फिर उसी हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे E और R के बीच में। तो एक बार इसको देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका बढ़िया करके, इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, नोट्स बनाइए बढ़िया करके, ठीक है। चलिए तो 3 फॉर्मूले मिले हैं हमें,
तीनों अलग अलग सरफेस के लिए या अलग अलग पॉइंट्स के लिए कह लीजिए, तो वहाँ से हम तीनों फॉर्मूलों को एक साथ यहाँ लिखना चाहेंगे और लिखने के बाद हम उसके बाद देखेंगे कि कौन फॉर्मूला किस तरीके से क्या हो रहा है। तो अगर मैं आउटसाइड की बात करूँ, आउटसाइड की बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहला फॉर्मूला तो मिला 1/4πε0 q/r²। ठीक है, यहाँ से मिला E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। एक और फॉर्मूला मिला, इसको E आउट लिख लूँ, और एक और फॉर्मूला मिला। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ρ r³/ε0 3r² ना, ρ r³/3ε0 r³ मिलेगा, r² मिलेगा, r² मिलेगा, इसमें जी r² मिलेगा। इससे भी यही डिटेल मिल रहा है कि E जो है वो R के साथ कैसा है, इन्वर्सली स्क्वायर रिलेशन में है। चलिए अब आ जाइए सरफेस पर। ठीक भाई, सरफेस पर जब हम बात करेंगे तो सरफेस पर फॉर्मूला क्या आ रहा था, 1/4πε0, बल्कि सरफेस पर जब हम आ गए हैं तो ये Q/R² तो छोड़ दीजिए, मेन फार्मूले की बात कर लेते हैं। मेन जो फार्मूला हमने बनाया था वो क्या था, ये था रो, है ना, R/3ε0। ये फार्मूला हमारा आया था कहाँ पर, जब हम सरफेस पर थे। कहाँ पर, जब हम सरफेस पर कैलकुलेट कर रहे थे। इस फार्मूले से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, E जब हम इनसाइड चले गए तो भी सेम फॉर्मूला था, लेकिन तब वो स्मॉल r के साथ चला आया, यानी ये भी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है r के साथ। ठीक है, चलिए हम बताते हैं कि ये सरफेस पर और इस कंडीशन पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्यों है और वहां इनवर्स प्रोपोर्शन में क्यों था। ये डिटेल जरा समझ लीजिए, बाकी की बातें तो बाद में होती रहेंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं इनसाइड से। ध्यान दीजिए, जब आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे होंगे, अभी मैं छोटा स्फीयर ले लेता हूं, इस छोटे स्फीयर पे चार्ज छोटा होगा, छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा और इसका रेडियस भी छोटा होगा। तो जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाएंगे, अब देखिए ये छोटा रेडियस है तो इसने कम चार्ज ऑक्यूपाई किया होगा। चलिए थोड़ा रेडियस को बड़ा कर लेते हैं। लीजिए रेडियस बड़ा कर दिया, R1 कर दिया इसको मैंने, तो भैया रेडियस बड़ा करते ही आपने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया, यानी ज़्यादा चार्ज ऑक्यूपाई किया। ज़्यादा चार्ज का मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। देखो यहाँ इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, इसकी वजह से और बढ़ गया। अच्छा, और बड़ा कर लीजिए इसको R2 कर लेते हैं, और बड़ा स्पेस तुमने ऑक्यूपाई किया, यानी और ज़्यादा चार्ज आपके पास आ गया। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, दो चीज़ें बढ़ रही हैं, R भी बढ़ रहा है और साथ साथ E भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम R को बढ़ा रहे हैं, हम ज़्यादा चार्ज इनक्लोज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो चार्ज होता है। फॉर्मूले को देख लीजिए, ठीक है, यानी जैसे जैसे आप ज़्यादा चार्ज इनक्लोज करते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो जब तक हम सरफेस पर पहुंचते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी, तो सरफेस पर जब हम पहुंचते हैं, देखिए तब तक ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहता है। लेकिन जैसे ही हम सरफेस से दूर जाने लगते हैं, चार्ज इनक्लोज घटता चला गया, चार्ज इनक्लोज घट गया। अब यहाँ पर जब तुमने बड़ा कर दिया तो क्या चार्ज इनक्लोज की वैल्यू बढ़ी? नहीं बढ़ी ना, चार्ज तो उतना ही रह गया ना। अभी यहाँ थोड़ी चार्ज दिया है हमने, चार्ज तो इस स्फीयर पे दिया है। जब तुम यहाँ चले आए तो क्या तुमने चार्ज इनक्लोज की वैल्यू बढ़ाई? क्या नहीं बढ़ी, चार्ज रुक गया। चार्ज रुक गया और डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? घटेगा। यानी कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंटली बढ़ता है, कहाँ तक? सरफेस तक, और सरफेस से बाहर जाने पर वो घटने लगता है। फिर रिपीट कर दूं कि हम जब अंदर से बाहर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बढ़ता है? जैसे जैसे रेडियस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे चार्ज इनक्लोज बढ़ता जाएगा। जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए अंदर और सरफेस तक, अंदर से सरफेस की दूरी तक, जब तक हम यहाँ से यहाँ ट्रेवल करते हैं तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। तो अब जरा यहाँ पर आकर के इसका ग्राफ बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, बहुत ज़्यादा। और जैसा कि हमने अपने एक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि इस साल एग्जाम फॉर्मेट बदला है और MCQ क्वेश्चंस की डिमांड ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा का मतलब कि आपको पता होना चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक गिवन है, आप जाके देखिए कि नया फॉर्मेट एग्जाम का क्या है। वो फॉर्मेट ये बता रहा है कि जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा उसमें
90 मिनट का पेपर होगा और वो टोटल MCQ बेस्ड पेपर होगा, और ये पूरे के पूरे जो आप टेस्ट देंगे 90 मिनट का, ये पूरा का पूरा मार्क्स फाइनल में ऐड किया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप ग्राफ वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। लीजिए, ये लीजिए ग्राफ बनाना है हमको। तो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं हम स्फीयर के अंदर से, स्फीयर के अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। जब हम अंदर से बाहर जा रहे थे तो अंदर से बाहर जा रहे हैं, यानी इनसाइड से बाहर, तो E और R डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है तो उसका ग्राफ कॉन्स्टेंटली इस तरीके से बढ़ता है ना। कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गए, सरफेस पर, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्ज कब इनक्लोज करोगे आप, जब आप बिल्कुल सर्कमफेरेंस पे चले आए। अंदर से तो कम चार्ज था ना, बाहर चले आए, बिल्कुल एज पे आ गए हो, पूरा चार्ज इनक्लोज कर लिया है आपने। जितना ज़्यादा चार्ज इनक्लोज कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा हो गई। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और ये कौन सी पोजीशन है, ये वो पोजीशन है जब आप कहाँ पर चले आए, R पर चले आए। यहाँ पर तो 0 था, जब आप सरफेस पर चले आए, सरफेस का रेडियस आपने कैपिटल R ले रखा था। तो जब तक तो आप अंदर से सरफेस की तरफ बढ़े, तब तक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही आप सरफेस से बाहर गए, अब चार्ज तो उतना ही इनक्लोज आ, लेकिन रेडियस बढ़ता चला गया, स्फीयर बड़ा होता चला गया, लेकिन चार्ज उतना ही है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। यानी यहाँ से सरफेस के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। ये है ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में ये जो लाइन है, ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के रिलेशन को दिखा रही है, आप समझ ही रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन है तो। और ये जो कंडीशन है, ये 1/r² की कंडीशन को दिखा रही है। तो ये है इस पर्टिकुलर टॉपिक का ग्राफ। मैं फटाफट के अंदाज में यहीं पर छोटा सा ग्राफ और बनाता हूं, जो पिछली वाली एप्लीकेशन का था। पिछले एप्लीकेशन में आपने नोटिस किया होगा, ये R तक तो बिल्कुल 0 था, उसके बाद एकदम से बढ़ा, मैक्सिमम हो गया और फिर घट गया था। तो ये था उसका ग्राफ, ठीक है। क्योंकि वो पिछली बार हॉलो था, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो जब तुम अंदर से बाहर आओगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलेगा नहीं। सरफेस पर आते ही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, तो ग्राफ एकदम ऊपर भाग गया। फिर सरफेस से बाहर गए तो वो गिरना शुरू हो गया। लेकिन इस बार अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड था और कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था। कॉन्स्टेंटली जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती चली गई, ठीक है भाई। देखिए ना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ रेडियस मान लूँ R, तो देखिए, है ना, देखिए ये देखिए, इसको यहाँ मिलाएंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ कितनी मिली, ये मिली, जो भी है मान लेते हैं ये E डैश है। अच्छा, इसको और बढ़ा के देखिए, ये देखिए जैसे R बढ़ाया, देखो E का वैल्यू भी बढ़ गया ना। तो जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन ये कब तक होगा, जब तक कि आप अपने सरफेस पर रहोगे, और सरफेस के बाहर जाते ही मामला उल्टा पड़ जाएगा। तो ये लीजिए, ये है ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के रिलेशन वाले कई सारे ग्राफ हमारे पास है, उनमें से एक ये भी है। तो चलिए, ये तो था पूरी डिटेल किसके बारे में, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटेड के बारे में। लेकिन मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम मेटेलिक वाला केस भी आपको बताएंगे। तो आइए मेटेलिक वाले केस में भी आपको बताते हैं। अच्छा, पहले एक बार इसको जरा देख लीजिए, देख लिया, चले। अब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर जो है हमारा, वो मेटेलिक है, ठीक है, मेटेलिक। अब मेटेलिक है तो जाहिर सी बात है कि वह कंडक्टिंग भी होगा। क्या होगा, कंडक्टिंग भी होगा। तो कंडक्टिंग वाले केस में आउटसाइड वाला मामला तो दिक्कत नहीं करेगा। जब हम मेटल से बाहर है तो दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाले केस में वही रहेगा, ठीक है, एग्जैक्ट, कोई चेंज नहीं आएगा। 1/4πε0/Q/R² रहेगा। बाकी आप जो भी वो उसमें फॉर्मूला बना रहे थे ना आप उस समय, भाई क्या था वो फॉर्मूला, 3 था, 3 के साथ वो अपना क्या आ गया था, ρR³ अपॉन 3σεr आ गया। इसकी दिक्कत नहीं, सरफेस की भी दिक्कत नहीं, सरफेस पे भी कोई दिक्कत नहीं, सेम फॉर्मूला उठा लीजिए। लेकिन मेन बात मेटालिक वाले में जब बदलेगी, जब आप इनसाइड चले आओगे। बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं, एज इट इज जाने दीजिए उसको। लेकिन जब बात इनसाइड की आएगी तो खेल बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मेटेलिक है, सॉलिड ही है। लेकिन मेटल्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं, अपने अंदर के चार्ज को तुरंत सरफेस पर भेजना शुरू कर देते हैं।
ऐसा इसलिए ताकि वो उस चार्ज को यानी उस चार्ज पार्टिकल्स को किसी के साथ शेयर कर सकें, तभी तो वो मेटल कहलाते हैं। तो चूंकि इसके पास, बेचारे के पास अभी ऑलरेडी बहुत सारा चार्ज अंदर है, तो ये अपने इस चार्ज को सरफेस पर भेज देगा, अंदर कोई चार्ज नहीं छोड़ेगा। क्या नहीं छोड़ेगा? अंदर कोई चार्ज छोड़ेगा ही नहीं, ताकि भाई ये सरफेस पर रखेगा, बिल्कुल बाउंड्री पर, बिल्कुल बाउंड्री पर। जैसे ही इसको मौका लगा इस चार्ज किसी को दे देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। और आप समझ गए, अंदर कोई चार्ज मतलब नहीं है का मतलब कि भले ही वो मेटेलिक हो बट इट विल बिहेव लाइक अ हॉलो स्फीयर, क्योंकि अंदर कोई चार्ज है नहीं। सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? बाउंड्री पर। बाउंड्री पर चला गया तो क्या अंदर कोई चार्ज बचा? नहीं बचा। तो यही तो कंडीशन हमने हॉलो में भी ली थी भाई, कि हॉलो में भी तो यही कहा था हमने, भाई ये हॉलो है हमारा। हमने कहा सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ? इस पे, सरफेस पर। अब सारा चार्ज अगर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो अंदर क्या हो जाएगा? Q जीरो हो जाएगा, और इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात को समझिएगा, बहुत टिपिकल खेल हो रहा है यहाँ पर। है भले ये सॉलिड लेकिन मेटेलिक है। मेटेलिक है तो अपना सारा, और मेटेलिक है तो कंडक्टिंग भी होगा। पिछली बार वो क्या था? वो नॉन कंडक्टिंग था, है ना। तो अपने अंदर के चार्ज को बाहर तो भेज नहीं सकता, इसलिए अंदर का चार्ज अंदर ही रह गया था। तब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, देखो। लेकिन अब ये मेटेलिक है तो ये अपने चार्ज को कहाँ भेजेगा? सरफेस पर भेजेगा, ताकि ये तुरंत इस चार्ज को किसी को दे सके। चार्ज ट्रांसफर होता है ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ताकि तुरंत ट्रांसफर शुरू हो सके। इंस्टेंट ट्रांसफर शुरू करने के लिए ये सरफेस पर चार्ज को भेज देता है। अंदर कितना चार्ज बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो यानी भले ही ये मेटेलिक है बट अंदर Q कितना होगा? जीरो होगा। तो मेटेलिक के केस में हम इनसाइड वाला मामला जरा ध्यान देना चाहिए। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड में क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो भैया इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। क्यों? क्योंकि ऑल होल चार्ज, बल्कि ऐसा लिख दीजिए, होल चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ। अब तुमने सारा का सारा चार्ज कहाँ कर दिया? सरफेस पर भेज दिया। तो इनसाइड चार्ज कितना हो गया? जीरो। Q इनसाइड कितना हो गया? जीरो। तो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूले का प्रयोग तो करके देख लो एक बार। भाई Q को जीरो पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई? जीरो। यानी मेटेलिक वाले में ग्राफ भी बदल जाएगा, आप ग्राफ भी बदल जाएगा। अब इस केस में अगर आपने मेटेलिक लिया तो ग्राफ कैसा बनाओगे? ये ग्राफ बनाओगे। तो अब आप यहां से एक बात समझ रहे होगे कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर और यूनिफॉर्मली चार्ज मेटेलिक स्फीयर एकदम एक जैसा बिहेव करते हैं। यही मैंने कहा था सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। ये बात सबसे इंटरेस्टिंग है कि भले ही आपका यहां कंडीशन सॉलिड स्फीयर लिया गया है, लेकिन अगर हमने उसको मेटेलिक बोल दिया तो मेटेलिक होने के बावजूद वो बिहेव कैसा करेगा? एज अ हॉलो स्फीयर बिहेव करेगा। फॉर्मूला भी वही देगा, ग्राफ भी वही देगा। और अगर वो मेटेलिक ना होकर के कैसा हो गया? नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटेड हो गया, तो उसकी कहानी बदलेगी। क्या कहानी होगी, कैसी कहानी होगी, उस सब की चर्चा हम ऑलरेडी सब कर चुके हैं। तो आज यहाँ की वीडियो में इतना ही करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम यहाँ खत्म करते हैं। अगली जब हम वीडियोस में मिलेंगे तो हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास गॉस थ्योरम की 5 एप्लीकेशंस। रटने की जरूरत नहीं है, हर वीडियो में हर टॉपिक में एक कंसेप्ट बनाया गया है, उसी कंसेप्ट को फॉलो करते जाइए। आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम कभी दिक्कत नहीं करेगा। तो चलिए आज इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।